हेलो फ्रेंड, मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं स्टडी विथ सी कुमार में। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो स्थल है बिहार के प्रसिद्ध स्थल या स्मारकों में, वह है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों, जो अब खंडहर का रूप ले चुका है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है दोस्तों। इसका निर्माण गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 से 70 के बीच की थी दोस्तों। उस समय इस विश्वविद्यालय में 12,000 छात्र स्टूडेंट दोस्तों और लगभग 2,000 शिक्षक हुआ करते हैं दोस्तों। लेकिन ये दुख की बात है कि इस महान यूनिवर्सिटी को तुर्की के शासक बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में इसमें आग लगवा दी दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों, इसमें विद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि लगभग 3 माह तक पुस्तकालय में आग धधकती रही दोस्तों। और यही नहीं दोस्तों, उसने बख्तियार खिलजी ने अनेक धर्म आचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला था दोस्तों। एक कहा जाता है दोस्तों कि बख्तियार खिलजी का इसमें आग लगाने का प्रमुख कारण था दोस्तों यहाँ की ज्ञान, जो बहुत प्रसिद्ध था दोस्तों। एक बार बख्तियार खिलजी दोस्तों बीमार पड़ा दोस्तों, तो उसके हाकिमों ने उसका उपचार किया दोस्तों, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी के, नालंदा विश्वविद्यालय के, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ आयुर्वेद से अध्ययन करके कुछ वैद्यों ने उसका उपचार किया और वह ठीक हो गया दोस्तों। इसी से बख्तियार खिलजी को बहुत क्रोध हुआ और उसने सोचा कि हमारे हाकिमों से ज़्यादा ज्ञान भारतीय वैद्यों को और आयुर्वेद में है, और इसी गुस्सा में उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी दोस्तों। इस तरह हम कह सकते हैं दोस्तों, उसने आयुर्वेद और हमारे धर्म का आदर नहीं किया दोस्तों, और इसका आसान मानने के बदले उसने इसमें आग लगवा दी दोस्तों। जिस आयुर्वेद ने और जिस विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने उसे जीवन दान दिया, उसी में उसने आग लगवा दी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आज नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जाने दोस्तों। चलिए अब हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है दोस्तों राज्य की न्यायपालिका। राज्य की न्यायपालिका मतलब उच्च न्यायालय। सबसे बड़ा न्याय राज्य के क्षेत्र में उच्च न्यायालय का होता है दोस्तों। इसी बारे में आज हम कुछ पढ़ेंगे दोस्तों। अब आप पहले जान लेते हैं दोस्तों कि उच्च न्यायालय के वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद और कौन से भाग में किया गया है। तो उच्च न्यायालय का वर्णन दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 के बीच है दोस्तों, जो भाग 6 में है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों प्रमुख बिंदु की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हम जानते हैं दोस्तों भारत में एकल समेकित न्याय व्यवस्था है दोस्तों, जिसमें उच्च न्यायालय का स्थान उच्चतम न्यायालय से नीचे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय मतलब कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ कौन सा न्यायालय दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो गया, सेशन न्यायालय हो गया इत्यादि, नीचे वाले न्यायालय से ऊपर है दोस्तों। अब इतिहास के से चलते हैं दोस्तों कि इतिहास बारे में पढ़ते हैं दोस्तों कि भारत में उच्च न्यायालय का सर्वप्रथम गठन कब किया गया। तो भारत में उच्च न्यायालय का सर्वप्रथम गठन दोस्तों 1862 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी में हुआ था दोस्तों। कोलकाता, मुंबई और मद्रास, ये सब हम इतिहास के चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों कि किस कारण से हुआ, कैसे कैसे कौन सा विधेयक से हुआ दोस्तों। फिर 1866 ईस्वी में चौथे उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थापित हुआ दोस्तों। और फिर आज़ादी के बाद दोस्तों 1950 के बाद प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बना दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है दोस्तों, लेकिन साथ में संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत दोस्तों संसद को यह अधिकार दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है दोस्तों। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, संसद को यह अधिकार दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है दोस्तों। हम जानते हैं दोस्तों भारत में बहुत से न्यायालय हैं जिसमें जो मतलब कि एक या एक से अधिक राज्यों का कार्यभार देखती है दोस्तों। उसका हम आगे चलकर अध्ययन करेंगे दोस्तों।
अब आते हैं दोस्तों, इस समय भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इस समय भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं दोस्तों। और आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय देश का सबसे नया और 25वां उच्च न्यायालय है दोस्तों। हम जानते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हुआ। इस तरह तेलंगाना का तो मतलब कि उच्च न्यायालय हैदराबाद में हो गया दोस्तों, लेकिन आंध्र प्रदेश का नया उच्च न्यायालय अमरावती में बनाया गया दोस्तों। केवल और संघ शासित प्रदेशों में बात करें दोस्तों, तो केवल दिल्ली ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है दोस्तों। और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1966 से दोस्तों। अब संविधान हमने ऊपर बताया था दोस्तों, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, ये कौन निश्चित करेगा? तो उच्च न्यायालय में तो एक मुख्य न्यायाधीश होगा दोस्तों, ये तो कन्फर्म है दोस्तों। लेकिन मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश हो गए? तो इसके लिए दोस्तों ये होता है दोस्तों कि राष्ट्रपति को उसके लिए कार्य करना होता है दोस्तों, कि वो देखे दोस्तों कि राज्य की जनसंख्या कितना है, वहाँ कितना केस आता है, क्या क्या होता है, उसी के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की जाती है दोस्तों। तो यह मुख्य तौर पर राज्य की जनसंख्या और वहाँ के उच्च न्यायालय के भार पर निर्भर करता है दोस्तों, कि इस पर कितना लोड है। तो मतलब कि लोड को हटाने के लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाए। अब आते हैं दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों। इसमें किसका किसका सलाह लिया जाता है दोस्तों? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श की जाती है दोस्तों। इसके बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ली जाती है दोस्तों। और हमने ऊपर पढ़ा दोस्तों, 2 या 2 से अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय में नियुक्ति में राष्ट्रपति संबंधित सभी राज्यों के राज्यपाल से भी परामर्श लेता है दोस्तों। मतलब कि ऐसा उच्च न्यायालय जो 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार देखती है, उसके लिए सभी संबंधित राज्यों के राज्यपाल से राष्ट्रपति परामर्श लेगा, उसके बाद ही नियुक्त करेगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए हमारे पास क्या योग्यता होना चाहिए? तो पहला योग्यता है दोस्तों, जो सभी संवैधानिक पदों के लिए दोस्तों भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो। मतलब कि वह किसी का न्यायाधीश हो, किसी जज कोर्ट में 10 साल न्यायाधीश का अनुभव हो दोस्तों। फिर है वह उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो या अधिवक्ता रह चुका हो दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद संभालने से पूर्व उसे संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण करवाया जाता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का या न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो वह 62 ईयर्स तक अपने पद तक पर बना रहता है दोस्तों। वह अब मानते हैं दोस्तों कि ऐसे तो 62 ईयर तक बना रहता है दोस्तों। मान लीजिए कि उसे त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ना, तो क्या करेगा? तो वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र भेज सकता है दोस्तों। अब राष्ट्रपति को फिर या संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। मान लिया किसी न्यायाधीश के नियुक्ति या किसी और तरह से कोई विवाद है दोस्तों, तो उसे संसद से अगर सिफारिश प्राप्त होता है राष्ट्रपति को, तो उसे पद से हटाया जा सकता है दोस्तों। उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो जाने पर या उसकी किसी दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण हो जाने पर वह पद छोड़ देता है। मान लिया कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में हो गया न्यायाधीश के रूप में दोस्तों, तो वह जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वह अपना पद छोड़ देता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से कैसे हटाया जाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है दोस्तों। राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है दोस्तों। मतलब कि संसद अगर प्रस्ताव जारी कर दे
कि ये न्यायाधीश का अच्छा कार्य नहीं है या मतलब कि आचरण अच्छा नहीं है, ये सब दोस्तों ये कदाचार साबित हो जाए या अक्षमता साबित हो जाए तो राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटाने के लिए विधेयक पारित कर देता है दोस्तों। और हटाने के लिए दो आधार हैं दोस्तों। सिद्ध कदाचारी अगर सिद्ध हो गया कि इसने अपने पद का अनुपयोग किया, और दूसरा कि अक्षमता मतलब कि ये इस पद को संभालने में अक्षम है। अब आते हैं दोस्तों न्यायिक जांच अधिनियम मतलब कि, और दूसरा तरह है दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का महाभियोग दोस्तों। तो ये कैसे करते हैं दोस्तों? तो न्यायिक जांच अधिनियम 1968 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा भी हटाने का निम्नलिखित नियम है दोस्तों। महाभियोग के लिए आवश्यक है दोस्तों कि पहले संसद द्वारा प्रस्ताव पारित हो। तो इसके लिए क्या जरूरी है दोस्तों? लोकसभा के 10 सदस्यों, अगर लोकसभा में है दोस्तों तो उसमें 100 सदस्यों, अथवा राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षरित हटाने का प्रस्ताव अध्यक्ष या सभापति को सौंपना होगा। मतलब कि अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उसके 100 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए, और राज्यसभा के है दोस्तों तो उसमें 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए दोस्तों। अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है दोस्तों। अगर मान लिया कोई प्रस्ताव अध्यक्ष या सभापति के पास पहुंचता है तो भी वो इसे अस्वीकृत या स्वीकृत कर सकता है दोस्तों। अब मान लिया जाए कि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है दोस्तों, तो अध्यक्ष या सभापति आरोप की जांच के लिए 3 सदस्य की समिति गठित करता है दोस्तों। मतलब कि 3 सदस्य एक समिति गठित करता है दोस्तों। तो समिति में कौन कौन रहता है दोस्तों? पहला समिति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या कोई और न्यायाधीश रहेगा दोस्तों। मतलब कि उच्चतम न्यायालय के ही रहेगा मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश। फिर आएंगे दोस्तों दूसरा समिति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और फिर तीसरा है दोस्तों एक प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए, मतलब कि जिसे न्याय क्षेत्र में बहुत सा अनुभव है और जो उसका विद्वान है दोस्तों। यदि समिति या पाती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या अयोग्य है तो सदन प्रस्ताव पर विचार कर सकती है दोस्तों। अगर वो तीनों समिति अपना प्रस्ताव दे देती है और उससे साबित हो जाता है कि वो कदाचार में लिप्त है या अयोग्य है तो सदन उस प्रस्ताव पर विचार करती है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों सदन विचार करने लगा तो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद न्यायाधीश को हटाने के लिए इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है दोस्तों। अब मान लिया प्रस्ताव पारित हुए तो संसद के दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए दोस्तों। फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है दोस्तों। फिर राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को हटाने के लिए आदेश पारित कर देते हैं दोस्तों। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि अभी तक उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों उच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्या क्या है। तो उच्च न्यायालय राज्य में अपील करने की सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों। मतलब कि इससे राज्य भर में सबसे ऊंचा न्यायालय कौन है दोस्तों? उच्च न्यायालय। और फिर उच्च न्यायालय से सबसे बड़ा जो केंद्र स्तर पर होता है उसमें सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों, मतलब कि उच्चतम न्यायालय। यह नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक होता है। इसके पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, मतलब कि संविधान की यह व्याख्या कर सकता है कि ऐसे ऐसे संविधान में है। इसके अलावा इसकी पर्यवेक्षक एवं सलाहकार की भूमिका होती है। वर्तमान में उच्च न्यायालय को निम्नलिखित क्षेत्र और शक्तियाँ प्राप्त है दोस्तों। पहला आते हैं दोस्तों कौन सा अधिकार प्राप्त है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसका अर्थ है दोस्तों उच्च न्यायालय के विवादों की प्रथम दृष्टया सुनवाई सीधे न कि अपील के जरिए करने का अधिकार है दोस्तों। मतलब कि किसी प्रथम दृष्टया है तो उसे की सुनवाई करने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास है। दूसरा अधिकार है दोस्तों शक्ति है दोस्तों न्यायादेश या रीट दोस्तों। रीट से हम सब परिचित हो गए दोस्तों। इसका हम अगले अध्याय में वर्णन करेंगे दोस्तों कि रीट 5 प्रकार के होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। तीसरा है दोस्तों अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपीलीय न्यायालय है दोस्तों। यहाँ इसके राज्य क्षेत्र के तहत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई की जाती है दोस्तों। मतलब कि राज्य में अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया या सेशन उससे नीचे वाला कोर्ट हो गया, अगर वे सब से भी अगर कुछ नहीं हुआ फैसला तो व्यक्ति उच्च न्यायालय में इसका अपील कर सकता है दोस्तों।
पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकार मतलब उच्च न्यायालय इस बात का अधिकार है कि वह अपने क्षेत्राधिकार के सभी न्यायालयों और सहायक न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नजर रखे। मतलब वह अपने क्षेत्र से नीचे के, ताकि उच्च न्यायालय से हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसे ही सभी कोर्ट को वह अपनी नज़र बनाए रखता है उसके न्यायिक कार्यों पर दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। मतलब कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, अनुमंडल का कोर्ट, ये सब पर वह अपनी मतलब पकड़ बनाए रखता है दोस्तों और उस पर नियंत्रित रखता है दोस्तों। अब छठा है दोस्तों अभिलेख का न्यायालय। अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के पास दो शक्तियां प्राप्त हैं दोस्तों। पहला क्या है, उच्च न्यायालय के फैसले कार्यवाही और कार्य शाश्वत स्मृति और परिसाक्ष्य के लिए रखे जाते हैं दोस्तों। मतलब कि अगर कोई फैसला दे दिया गया तो उसको एक साक्ष्य के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों। इन अभिलेखों को साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है दोस्तों और अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही के समय इन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते दोस्तों। इन्हें कानूनी परंपराओं और संदर्भों की तरह माना जाता है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों, इसे न्यायालय की अवमानना पर साधारण कारावास या आर्थिक दंड या दोनों प्रकार के दंड का अधिकार है दोस्तों। मान लें कि इसे न्यायालय की अवमानना पर दोस्तों मतलब कि हम नहीं मानेंगे तो इसमें आर्थिक दंड या साधारण कारावास या दोनों प्रकार के दंड देने का प्रावधान है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, हम जानते हैं दोस्तों भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। यहाँ हम उनके नाम और उनका कार्य क्षेत्र जानेंगे दोस्तों। पहला दोस्तों सीरियल वाइज अध्ययन करेंगे दोस्तों 25 का। पहला इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1886 ईस्वी में हुई, 66 में हुई दोस्तों। इसका न्याय क्षेत्र उत्तर प्रदेश है दोस्तों। हैदराबाद उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1954 में हुई दोस्तों। इसका न्याय क्षेत्र तेलंगाना है दोस्तों। हम जानते हैं दोस्तों हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो चुके हैं, तो हैदराबाद उच्च न्यायालय तेलंगाना के पास रह गया और आंध्र प्रदेश के लिए एक नया उच्च न्यायालय अमरावती का गठन किया गया 2019 में दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में हुई दोस्तों। इसका नया क्षेत्र कहाँ, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली है दोस्तों। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना भी 1862 में हुआ दोस्तों। इसका उच्च न्याय क्षेत्र पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में हुई दोस्तों। इसका कार्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई और इसका कार्य क्षेत्र भी दिल्ली है दोस्तों। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थापना 1948 ईस्वी में हुई दोस्तों। इसका कार्य क्षेत्र असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। अहमदाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में हुई दोस्तों। इसका कार्य क्षेत्र गुजरात है दोस्तों। शिमला उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 में हुई दोस्तों। इसका कार्य क्षेत्र मतलब कि अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1928 ईस्वी में हुई दोस्तों। रांची उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में हुई थी दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसको सुधार लीजिएगा दोस्तों, 2000 होगा दोस्तों। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। इसका कार्य क्षेत्र केरल और लक्षद्वीप है दोस्तों। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। इसका कार्य क्षेत्र भी मध्य प्रदेश है दोस्तों। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। इसका कार्य क्षेत्र वर्तमान में तमिलनाडु और पुदुचेरी है दोस्तों। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुई दोस्तों। मेघालय की स्थापना 2013 में हुई दोस्तों। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। इसका कार्य क्षेत्र क्या है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। उसी प्रकार दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई दोस्तों। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में 1975 में हुई थी दोस्तों। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुई। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। अमरावती उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुई है दोस्तों। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह भारत का 25वां उच्च न्यायालय मतलब कि सबसे नया उच्च न्यायालय है दोस्तों। इस प्रकार हमने आज
राज्य के न्यायपालिका के बारे में पढ़ा दोस्तों, जिसमें उच्च न्यायालय के बारे में हमने अध्ययन किया दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। तो ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग।